क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ऊपर जो फ्रंट के दांत होते हैं उनमें गैप की वजह से हंसने में थोड़ा सा हंसी को छुपाना पड़ता है, जो बोलते हुए हवा निकलने की वजह से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आती है, जो अगर आगे के दांतों से बाइट करते हैं तो गैप की वजह से वहां पे खाना कभी कभार फंस जाता है, जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है। या आप उन लोगों में से हैं जिनका एज के साथ साथ जो सामने वाले ऊपर के दांत हैं उनमें धीरे धीरे जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप इनमें से बताई हुई 4 कैटेगरीज में से किसी में भी फॉल करते हैं तो ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो बीच का ऊपर का गैप है उसको बेसिकली कहते क्या है। जब हमारे जो दांत होते हैं उनके बीच में गैप होता है उसको इंग्लिश में डायस्टीमा कहा जाता है, और अगर ये गैप सामने वाले जो ऊपर के दांत हैं उनके बीच में हो तो इसको मिडलाइन डायस्टीमा कहा जाता है। यूजुअली देखा गया है कि आमतौर पर लोगों में ऊपर वाले जो दांत हैं उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कॉमन बात है, और ये फिजियोलॉजिकल या फिर एक नॉर्मल फिनोमिना है, ना कि किसी बीमारी से रिलेटेड है। तो आइए बात करते हैं कि ये होता किस वजह से है। बच्चों में यूजुअली जो गैप है दांतों का, जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें अगर गैप है तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर जो दूध के दांत हैं उनमें अगर गैप रहेगा तो जो, क्योंकि हमारे पक्के दांत होते हैं वो दूध के दांत के साइज से थोड़े बड़े होते हैं, तो अगर दूध के दांतों में बीच में गैप रहता है और जब पक्के दांत आते हैं तो उनको पूरी जगह मिल जाती है आने के लिए, जिसकी वजह से जो फ्यूचर में दांतों में जो टेढ़ा मेढ़ापन है उसको अवॉइड करा जा सकता है। लेकिन अगर ये गैप परमानेंट टीथ में आ जाए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक या फिर दिक्कत का कारण बन सकता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको थंब सकिंग की आदत होती है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि जो थंब सकिंग है वो अगर 3 से 4 साल तक बच्चा कर रहा है तो वो नॉर्मल होता है, बट अगर ये जो थंब सकिंग है ये 4 साल से ऊपर हो जाए तब ये धीरे धीरे क्या करती है, थंब सकिंग की वजह से जो आगे के दांत हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले दांतों में गैप बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, टंग थ्रस्टिंग, यानी कि जो जबान है वो आगे के दांतों को धकेले, उस केस में भी जो गैप है उसके बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तीसरी वजह यह देखी गई है कि जब हमारे पक्के दांत निकलते हैं, ऊपर के जो सामने के दांत हैं वो यूजुअली 7 से 8 साल की एज तक निकलते हैं। जब ये दांत निकलते हैं इनमें कभी के बाद एक एक्स्ट्रा दांत जिसको सुपर न्यूमरेटेड टीथ भी कहा जाता है, या फिर जब ये सामने के दांतों के बीच में निकलता है इसको मीजोडेंस टीथ भी कहा जाता है। अगर ये दांत 7 से 8 साल की एज में निकलता है तो जो सामने के दांत हैं वो बीच में नहीं आ पाते इस दांत की वजह से। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि 7 से 8 साल की एज में जब आपके बच्चों के परमानेंट दांत सामने के निकल रहे हो तो उस टाइम एक एक्सरे कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दांत प्रेजेंट होगा तो ये उसी स्टेज पर निकलना जरूरी है। अगर ये किसी वजह से नजरअंदाज या किसी वजह से ये हमें पता नहीं लग पाया उस टाइम कि ये दांत बीच में है तो आगे चल के ये माल अलाइनमेंट का कारण बन सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा दांत होता है जिसे देखते ही निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चौथा मेन कारण है वो है हाई फ्रीनल अटैचमेंट, यानी कि जो अटैचमेंट, फ्रीनल अटैचमेंट क्या होती है, जो हमारे अपर लिप को हमारे जो ऊपर मसूड़ा है उससे एक अटैचमेंट जोड़ती है। तो जब वो अटैचमेंट है वो हमारे गम्स के लेवल में, यानी कि जहां दांत और मसूड़ा मिलता है उस लेवल तक बीच में आ जाती है, तो वो दांत को मिलने से रोकती है। अगर हम हाई फ्रीनल अटैचमेंट की बात करें तो इसमें एक बहुत छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें जो फ्रीनम है उसको बहुत हल्का सा कट कर दिया जाता है, जिससे कि जब 10 से 11 साल की एज में जब दांत जो है उसका गैप क्लोज होता है तो वो पूरी तरह से क्लोज हो सके। 7 से 8 साल के बीच में जो बीच का गैप है, दांतों के बीच का गैप, ये बहुत कॉमन है, जो कि 10 से 11 साल की एज तक आते आते खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये खत्म नहीं हो पाए तो इसमें ट्रीटमेंट रिकमेंडेड रहता है, जिसकी बात हम अभी आगे चल के करेंगे। ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं ये सारी फिजियोलॉजिकल कैटेगरी में आती हैं, यानी कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। एक और जो नॉर्मल फिनोमिना है वो है जेनेटिक्स, यानी कि आपने देखा होगा कि अगर जिन बच्चों के माता पिता या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के दांतों के बीच में गैप है, उन बच्चों में भी दांतों के बीच में गैप होना बहुत कॉमन चीज देखी गई है। या एक और कारण क्या होता है, जॉ और दांत का जो साइज होता है उसमें मिसमैच की वजह से ये कारण मिडलाइन डायस्टीमा होता है, उसका कारण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको जो अभी तक सारी चीजें बताई ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज में आती हैं, मतलब कि इसका बीमारी से कोई रिलेशन नहीं होता और ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अगर मैं बीमारी की बात करूं, अगर आप ये देखते हैं कि अगर आपका जो दांतों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, और मोस्ट कॉमन जो इससे एसोसिएटेड बीमारी है वो गम डिजीज से इसको एसोसिएट किया गया है, यानी कि जो मसूड़ों की समस्या है जिसको हम
पायरिया या पेरिडोंटाइटिस भी कहते हैं। या फिर कुछ लोगों में जो बाइट है वो प्रॉपरली जब नहीं मिलती, उसकी चोट की वजह से क्या होता है, जब नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांतों से बहुत तेजी से जाके टकराते हैं तो कुछ समय के बाद जो हमारे ऊपर वाले दांत होते हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ खुलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये गैप बन जाता है। अगर ये गैप आपको लग रहा है कि ये उस वजह से बन रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट तरह से करा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो मिडलाइन डायस्टीमा है उसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है। अगर हम बचपन में ही बच्चों के दांतों पर ध्यान दें तो मिडलाइन डायस्टीमा को पूरी तरह से प्रिवेंट करा जा सकता है। तो अगर आपका बच्चा 4 साल से ऊपर की एज में थंब सकिंग करता है या उसको टंग थ्रस्टिंग हैबिट है, यानी कि जीभ जब वो किसी चीज को स्वॉलो करता है, आप ये देख सकते हैं कि स्वॉलो होने के बाद जो उसकी जबान है वो दांतों को आगे धकेल रही है, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप डेंटल सर्जन को दिखा सकते हैं या फिर काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो ये आदत है उसको तोड़ा जा सके, उसको ब्रेक करा जा सके, ताकि फ्यूचर में जो मिडलाइन डायस्टीमा है उसको प्रिवेंट करा जा सके। अगर बच्चे के मुंह में मीजोडेंस, यानी जो मैंने आपको बताया कि एक एक्स्ट्रा दांत आ जाता है, तो उसको समय पर निकलवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो दांत है उसके बीच में जो गैप है उससे बचा जा सके। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट यूजुअली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है मिडलाइन डायस्टीमा का। एक तो डेंटल बॉन्डिंग, जिसको हम कॉम्पोजिट फिलिंग्स भी कहते हैं, कॉम्पोजिट बिल्डअप कहते हैं। दूसरा क्राउन या कैपिंग। तीसरा ऑर्थो ट्रीटमेंट, ब्रेसिस ट्रीटमेंट या अलाइनस ट्रीटमेंट। जो चौथा है वो अगर पैथोलॉजिकल है, यानी कि मसूड़े से रिलेटेड समस्या की वजह से है, या फिर ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, या फिर बाइट अगर आपकी सही नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट करने से ये जो है हम मिडलाइन डायस्टीमा को बंद कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डेंटल बॉन्डिंग यानी कि कॉम्पोजिट बिल्डअप की। अगर आपकी जो मिडलाइन डायस्टीमा है वो कम है, अगर मैं कम से मतलब है 0.5 mm से 1 mm या 1.5 mm तक मिडलाइन डायस्टीमा है, तो उसको यूजुअली हम कॉम्पोजिट बिल्डअप से खत्म कर सकते हैं। बट हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम कॉम्पोजिट बिल्डअप करते हैं तो हमें कोई भी हार्ड फूड से बाइट करना, इसको अवॉइड करना चाहिए। जो अगर हम हार्ड फूड बाइट करेंगे तो ये टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। दूसरा तरीका है, अगर मिडलाइन डायस्टीमा में गैप 2 से 2.5 mm का है या उससे ज़्यादा है, यानी 2.5 से 3 mm का है, तो इनको सिरेमिक विनियर्स, लैमिनेट्स या फिर क्राउन से ठीक करा जा सकता है। तो जो बॉन्डिंग, सिरेमिक विनियर या लैमिनेट्स हैं, ये एक तरह का आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जिससे हम दांत को रेस्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसको नेचुरली रेस्टोर करें तो ब्रेसेस और अलाइनर्स का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट माना गया है। हालांकि ये जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि जब हम गैप बंद करते हैं तो इसमें 8 महीने से लेके लगभग 1.25 साल से 1.5 साल का पीरियड लगता है। उसमें यूजुअली करा क्या जाता है कि दांतों के ऊपर इस तरह से अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं और तारों के माध्यम से हम जो बीच का गैप है उसको क्लोज कर देते हैं। तो जो ये ऑर्थो ट्रीटमेंट है, जो ब्रेसिस ट्रीटमेंट है, ये एक तरह का नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसको कराने के बाद आपको किसी भी तरह के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप बॉन्डिंग कराएंगे, कॉम्पोजिट बिल्डअप कराएंगे, विनियर्स कराते हैं और कैप कराते हैं, इसमें आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी हो जाती है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी हार्ड चीज़ आगे से बाइट करना अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कारणों की। तो जब ये कारण होते हैं तो हमें सबसे पहले जो कारण है उसका ट्रीटमेंट, यानी जो कॉज है उसका इलाज करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको बुखार हुआ तो आपने पैरासीटामोल खा लिया तो बुखार आपका ठीक हो जाता है, लेकिन बुखार किस वजह से हुआ, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जब तक हम उस समस्या यानी जो कॉज है उसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको बुखार बार बार आता रहेगा। तो इसी तरह से अगर हम गम डिजीज या ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन का इलाज नहीं करेंगे और सिंपल हम गैप की वजह से ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा लेंगे, बॉन्डिंग करा लेंगे या लैमिनेट्स करा लेंगे, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद आपके दांत दोबारा से खुल जाएंगे या उनका गैप आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको गम डिजीज है या ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन है तो पहले इसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। तो गम डिजीज में जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि गम डिजीज में बहुत कॉमनली हम दांतों की सफाई क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, और अगर हड्डी इस तरह से गल जाए कि उसमें फ्लैप सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो फ्लैप सर्जरी करके उसके अंदर हड्डी डाल के फिर हम उसको बंद कर देते हैं, ताकि जो दांत है उसको मजबूती मिल जाए और वो आगे की तरफ मूव करना बंद कर दे। इसके बाद हम ऑर्थो ट्रीटमेंट या और जो मैंने आपको उपचार बताए हैं वो करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन की बात करूं या फिर बाइट इस तरह से मिल रही है
कि वो दांतों को आगे की तरफ धकेल रही है। तो पहले हमें जो बाइट है उसको इक्विलिब्रेट करना पड़ेगा, यानी हमें उस बाइट की थोड़ी बहुत बैलेंसिंग करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे दांत के ऊपर जो ट्रॉमा हो रहा है या बाइट इस तरह से बन रही है कि वो दांत आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जब हम उस बाइट को ठीक कर देंगे, उसके बाद जो हमारा गैप बन गया है, उसके बाद हम जो मैंने ट्रीटमेंट डिस्कस करा है जैसे कि बॉन्डिंग, विनियर्स या ऑर्थो ट्रीटमेंट है, इसको हम ठीक करने की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ट्रीटमेंट का जो डिसीजन है वो बेसिकली कितना गैप है, क्या उसकी वजह है, यानी कि क्या उसका कॉज है, या अल्टीमेटली हमें क्या गोल अचीव करना है, हमें उस पर लेना चाहिए। तो जो मिडलाइन डायस्टीमा है वो एक बहुत कॉमन कंडीशन है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो किसी भी स्टेज पर करा जा सकता है। तो आपको लेकिन इसके लिए डेंटल सर्जन से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके लिए क्या बेस्ट है उसका डिसीजन लिया जा सके और आपकी स्माइल को कॉन्फिडेंटली इम्प्रूव करा जा सके। तो जब मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरा खाली वीडियोज़ बनाने का पर्पस यही रहता है कि आप अगर किसी भी इन कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाए कि ये सब चीज़ों का इलाज बिल्कुल संभव है और आप सिर्फ इनके ट्रीटमेंट से एक कदम दूर हैं, यानी कि डेंटल सर्जन को अगर आप दिखाएंगे तो आज के डेट में हर तरह का ट्रीटमेंट करना बिल्कुल संभव है और आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू।